Good morning, my dear students. My name is Kumar Saurav, and I'm an English teacher. First of all, welcome to VSR Adda, my dear students. Today, I'm going to teach about part of speech. So, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक सफ़र स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैं इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से एडवांस लेवल की ओर लेके चलूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा हो वो जो है वीडियो जाकर देख लेंगे और उसके बाद फिर आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। और आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों मैं सीखूंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को हम सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड किस तरह से फंक्शन कर रहा है। तो हम टॉपिक का नाम पार्ट ऑफ स्पीच में लिख सकते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच जो है कितने होते हैं मेरे डियर स्टूडेंट? वो होते हैं 8। वो कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं अगर मैं इसके लिस्ट को बताऊं तो सबसे पहले होते हैं नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले होते हैं नाउन। क्या होते हैं? नाउन। उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन। वो काफी सारे बच्चे हैं जो इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। नॉन नेटिव स्पीकर हमेशा बहुत सारी गलतियां करते हैं बोलने में, तो मैं आपको बोलने के लिए भी साथ साथ सिखाऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको इसे बोलना है प्रीपोजिशन। इसके बाद ये है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। और ये है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे नाउन, प्रोनाउन। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं इसे प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ऑलवेज स्पीक लाइक प्रोनाउन। प्रोनाउन, ये हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया वर्ब। क्या है? वर्ब, नॉट वर्ब। वर्ब इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। वर्ब, क्या बोलेंगे? वर्ब। ये एडवर्ब, ये क्या है? एडवर्ब। ये प्रीपोजिशन, ये कंजंक्शन और ये इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। तो इस तरह से हम लोग जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाने कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं और उसके हम लोग सही उच्चारण भी जाने। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों अब जो आगे की बात करेंगे वो मैं छोटे छोटे इसके डिफिनेशन तैयार करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि आप जब सेंटेंस में नाउन रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, प्रोनाउन रहेगा तो उसको किस तरह से हम लोग पहचानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो है नाउन। क्या है सर? नाउन। तो नाउन को क्या बोलते हैं सर? नाउन को हम लोग बोलते हैं, नाउन को बोलते हैं हम लोग नेमिंग वर्ड। क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है सर? तो नाउन होता है नेमिंग वर्ड। मतलब इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीजों को आप देख रहे हो, जो भी आप अपने आंखों से देख रहे हो, उसका कोई ना कोई एक नाम है और जो भी जिसका नाम है वो वहां पे क्या कहलाता है सर? नाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन क्या है सर? तो नाउन BOY नाउन है सर, GIRL नाउन है सर, PEN नाउन है सर। कुछ भी ले लो,
RAM, राम नाउन है सर। COMPUTER, कंप्यूटर नाउन है सर। स्कूल नाउन है सर। मतलब कि जो भी आप देख रहे हो अपने आगे पीछे, तो सब के सब नाउन है सर। सब के सब क्या है सर? नाउन है। तो यहाँ पे जो है, अब जो है बात आती है कि नाउन को हम सेंटेंस में पहचानेंगे कैसे। नाउन में हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, मतलब मैं बात करूं किसकी, तो मैं बात करूं आइडेंटिफिकेशन की। अगर मैं नाउन में आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूं, तो नाउन को पहचानने के लिए सेंटेंस में जो आंसर दे वोट का, जो आंसर किसका दे? वोट का। जो आंसर दे हु का। जो आंसर किसका दे सर? हु का। जो आंसर दे हुम का। सेंटेंस में जो आंसर दे किसका? वोट का। जो आंसर दे किसका? हु का। जो आंसर दे किसका? हुम का। वो क्या कहलाएगा सर? वो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं, ये लिख लिया आप लोग, इसे एक बार आप लोग कॉपी कर सकते हैं। तो नाउन जो है क्या होता है सर? नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब क्या हुआ सर? बॉय, गर्ल, पेन, राम, कंप्यूटर, स्कूल, मतलब कुछ भी जो आप आंखों से देख रहे हो उसका कोई ना कोई एक नाम होगा, उसे हम लोग नाउन कह देंगे। और नाउन को पहचानने के लिए हम लोग जो है सेंटेंस में जो वोट का आंसर देगा, जो हु का आंसर देगा और जो हुम का आंसर देगा, वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वो नाउन कहलाएगा। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूं पटना is a capital of बिहार। पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार की बात किया गया। तो पटना मतलब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बिहार? तो यहाँ पे किसका आंसर दे रहा है सर? व्हाट का आंसर दे रहा है। तो जब व्हाट का आंसर ये देगा तो ये कायदे से क्या कहलाएगा सर? ये कायदे से कहलाएगा, ये कायदे से आपको कहलाएगा कि ये क्या है सर? सेंटेंस में नाउन है। ये कायदे से नाउन है। अब आगे बढ़ते हैं। पटना इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? पटना इज द कैपिटल ऑफ व्हाट? तो पटना इज ए कैपिटल ऑफ बिहार। पटना इज ए कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये भी किसका आंसर दे रहा है सर? ये भी व्हाट का आंसर दे रहा है। तो जो व्हाट का आंसर देगा वो सेंटेंस में कायदे से नाउन कहलाएगा। अब जैसे मैं एक सेंटेंस को और लूं, अगर मैं एक सेंटेंस और लेता हूं आपके सामने, अगर मैं लिखा कि राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, तो आप बता सकते हो कि कौन आम खा रहा है सर? राम ईट्स मैंगो, तो कौन आम खा रहा है सर? तो खाने वाला काम कौन है सर? खाने वाला काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो आंसर किसका दे रहा है? हु का। तो जो हु का आंसर देगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नाउन। अब राम ईट्स व्हाट? राम ईट्स व्हाट, तो जो व्हाट का आंसर देगा वो भी क्या कहलाएगा सर? वो भी नाउन कहलाएगा। तो इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं, इस तरह से हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नाउन को सेंटेंस में पहचानने के लिए हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए जो सेंटेंस में व्हाट का आंसर दे, जो सेंटेंस में हु का आंसर दे और जो सेंटेंस में हुम का आंसर दे। जो इस तरह से आंसर देगा वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा नाउन। वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा नाउन। ये बातें समझ में आ गई मुझे? ये बातें मुझे समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़े तो जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नाउन का जो है एक फ्रेज भी होता है। नाउन का क्या होता है सर? एक फ्रेज। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या होता है सर?
नाउन फ्रेज क्या होता है? तो मैंने आपको कल बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका मतलब तो है लेकिन पूरा मतलब नहीं है। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज कहने का मतलब क्या हुआ सर? तो नाउन फ्रेज को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं सर? ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a sentence, a group of words in a sentence that function like a noun, मतलब a group of words in a sentence that function like a noun। कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब हुआ कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या रहेगा सर? एक ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा। किसमें? इन अ सेंटेंस में, जो कैसे फंक्शन करेगा सर? लाइक अ नाउन फंक्शन करेगा। वो क्या कहलाएगा सर? वो कहलाएगा नाउन फ्रेज। वो क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। जैसे अगर मैं बात करूं कि ही इज फादर इज अ टीचर, हिज फादर इज अ टीचर। जब हिज फादर इज अ टीचर की मैं बात किया तो हु इज अ टीचर? हु इज अ टीचर, ये किसका आंसर दे रहा है सर? हु का आंसर दे रहा है। और जो हु का आंसर देता है वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है नाउन। वो क्या कहलाता है? नाउन। अब नाउन कौन कहलाया? नाउन कहलाया हिज फादर। हिज फादर। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं सर? एक से अधिक वर्ड हैं। एक से अधिक वर्ड हैं, तो एक से अधिक वर्ड होने के वजह से ये क्या कहला गया सर? ये कहला गया फ्रेज। और ये नाउन से जुड़ा है तो कायदे से हम इसे कह देंगे नाउन फ्रेज। आप देख सकते हैं। तो नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है, और नेमिंग वर्ड में कोई एक वर्ड होगा, कोई एक वर्ड होगा। और जब नाउन फ्रेज की बात करेंगे तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नाउन फ्रेज में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन, लाइक अ नाउन। तो नाउन में हम लोगों ने क्या सीखा सर? नाउन में हम लोगों ने सीखा कि नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, और नाउन को पहचानने के लिए हम तीन क्वेश्चन वर्ड्स का उपयोग मदद लेते हैं। कौन कौन सा सर? व्हाट, whom और who। उसके बाद जब बात आती है कि नाउन जो है वो नाउन फ्रेज भी होता है। तो फ्रेज क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और वो कैसे फंक्शन करता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दिया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन। जैसे आप देख सकते हैं हिज फादर इज अ टीचर। तो हिज फादर एक से अधिक वर्ड है, जो हु का आंसर दे रहा है वो कायदे से क्या कहलाया सर? कायदे से नाउन कहलाया। तो यहाँ पे नाउन की कहानी है। उसके बाद जब हम आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे बात आती है प्रोनाउन की। किसकी बात आती है? प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन क्या होता है सर? तो प्रोनाउन होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, प्लेस ऑफ अ नाउन। कहने का यह मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रोनाउन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को। किसे करता है रिप्रेजेंट? नाउन को। नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम आप लिख सकते हो रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन, रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन। नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम प्रोनाउन करता है। कहने का यह मतलब हुआ सर प्रोनाउन जो है वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है नाउन को। तो जैसे प्रोनाउन कौन कौन सा होता है सर? जैसे प्रोनाउन आप ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, आई हो सकता है। ये सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं सर? ये सारे प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम इज अ डॉक्टर। राम क्या है सर? वो डॉक्टर है।
अब वो कहाँ रहता है सर? तो ही लिव्स इन अ दिल्ली, ही लिव्स इन अ दिल्ली। तो राम जो है, राम जो है एक डॉक्टर है और ही लिव्स इन अ दिल्ली। कहने का यह मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि राम के जगह पे हमने जो है इस रिपीटेशन से बचने के लिए, इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोगों ने ही का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया सर? ही का। तो ये कायदे से क्या हुआ सर? ये कायदे से हुआ प्रोनाउन। और ये क्या हुआ सर? ये हुआ नाउन। तो भाषा में प्रोनाउन की आवश्यकता जो है रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, ये क्या मैं बोल रहा हूं, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने जो है प्रोनाउन की मदद ली। क्योंकि भाषा में रिपीटेशन, अगर आप बार बार किसी भी एक वर्ड को बार बार रिपीट करते हो तो ये भाषा में अलाउ बिल्कुल भी नहीं है। इसी के वजह से उस चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने जो है वो प्रोनाउन की मदद ली। तो प्रोनाउन जो है वो रिप्रेजेंट ऑफ अ नाउन है। प्रोनाउन जो है वो अवॉइड ऑफ अ रिपीटेशन है। प्रोनाउन जो है वो यूज प्लेस ऑफ अ नाउन है। तो इस तरह से हम लोग जो है प्रोनाउन को समझते हैं। और अब बात आ गई कि मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा सर? अब मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा प्रोनाउन को? मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा सर? तो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोनाउन होता क्या है सर? तो प्रोनाउन होता है प्लेस ऑफ अ नाउन। प्लेस ऑफ अ नाउन। जो प्रोनाउन होता है प्लेस ऑफ अ नाउन, तो जो आइडेंटिफिकेशन हम नाउन में करते हैं वही आइडेंटिफिकेशन हम प्रोनाउन में भी करेंगे। तो प्रोनाउन को भी पहचानने के लिए हमें व्हाट का आंसर चाहिए, हु का आंसर चाहिए और हुम का आंसर चाहिए। व्हाट का आंसर चाहिए, हु का आंसर चाहिए और व्हाट का आंसर चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ही इज अ टीचर। टीचर, हु इज द टीचर? टीचर कौन है? तो टीचर सर वह है। टीचर जो है वह है। तो यहाँ पे हु का आंसर भी प्रोनाउन दे रहा है। तो यहाँ पे ये कायदे से क्या हो गया सर? प्रोनाउन हो गया। तो आप ये चीज समझ सकते हो, आप ये चीज समझ सकते हो कि नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में पहचानने के लिए हमें ये 3 वर्ड की आवश्यकता होती है। 3 वर्ड की आवश्यकता होती है, जो सेंटेंस में व्हाट का आंसर दे, जो सेंटेंस में हु का आंसर दे और जो सेंटेंस में हुम का आंसर दे, वो कहलाता है प्रोनाउन। अब उसके आगे जब हम बात करते हैं तो उसके आगे बात आती है सर एडजेक्टिव की। उसके आगे किसकी बात आती है सर? एडजेक्टिव की। अब एडजेक्टिव में आप देख सकते हैं एडजेक्टिव का में ये एडी से वर्ड शुरू हो रहा है। एडी का मतलब होता है एडिशन, मतलब ऐड, मतलब किसी चीज को जोड़ना। तो यहाँ पे बात हम करें तो यहाँ पे बात हो गई कि ऐड डिटेल्स इन अ नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब इसमें जो है जोड़ने का काम करता है। एडजेक्टिव में क्या करता है सर? जोड़ने का काम करता है। किसमें जोड़ने का काम करता है सर? तो ये जोड़ने का काम करता है आपको नाउन में और प्रोनाउन में। एक बार डिफिनेशन देख लेते हैं। एन एडजेक्टिव इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये क्या है सर? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो डिस्क्राइब किसको करता है सर? नाउन को करता है और प्रोनाउन को करता है। इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। और उसमें जो है कुछ मीनिंग जो है वो जोड़ता है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, हम एग्जांपल से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं बोलूं कि राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, तो राम क्या है सर? नाउन है। इज अ बॉय, राम एक लड़का है। अब इसी के आगे अगर मैं बोलूं कि राम इज अ
गुड बॉय। अब वो क्या है सर, अब तो लड़का तो है, अब वो लड़का है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, ऐड डिटेल कर दिया। क्या कर दिया, ऐड डिटेल कर दिया, मतलब अब वो एक अच्छा लड़का की बात कर रहा है। तो नाउन ये हो गया, और नाउन के पहले ये क्या आ गया सर, एडजेक्टिव आ गया। ये क्या आ गया सर, एडजेक्टिव आ गया। तो ये क्या हो गया सर, ये कायदे से एडजेक्टिव हो गया, ये कायदे से एडजेक्टिव हो गया। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जो भी नाउन के पहले आएगा, जो भी नाउन के पहले आएगा वो क्या होगा सर, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब आपको पता भी होगा कि एडजेक्टिव जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एडजेक्टिव जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सर, उसको समझ लेते हैं थोड़ा। एडजेक्टिव जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि मोनिका इज ब्यूटीफुल, मोनिका इज ब्यूटीफुल, और एक सेंटेंस और लिखूं, मोनिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पे आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये है मोनिका इज ब्यूटीफुल। तो ये भी जो है यहाँ पे किस तरह काम कर रहा है सर, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मोनिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये नाउन है और नाउन के पहले ये एडजेक्टिव आ गया, तो ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो इसमें बस डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस यह है कि जब हम नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो वो कहलाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वो क्या कहलाता है सर, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और जब हम बिना नाउन के पहले उस एडजेक्टिव को यूज करते हैं तो उसे कहते हैं प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव दो तरह से होता है, फिर से सुन लीजिए। जो एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होगा, जो एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होगा उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो बिना नाउन के यूज होगा उसे हम लोग प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव के बारे में जाने कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव सर वही होता है सर कि नाउन और प्रोनाउन में वो क्या करता है, ऐड डिटेल करता है। नाउन एंड प्रोनाउन में वो ऐड डिटेल करता है। और उसी में हम लोगों ने सीखा कि सर एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। हम लोगों ने सीखा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज आपको पता है क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a sentence, a group of words in a sentence that function like an adjective. A group of words in a sentence that functions लाइक अ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव भी वही हुआ सर, क्या हुआ सर एडजेक्टिव भी, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा किसमें, सेंटेंस में, दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, लाइक एन एडजेक्टिव। जैसे अगर मैं बोलूं कि दिस शर्ट, this shirt is dark blue, this shirt is dark blue। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या देख सकते हैं कि दिस शर्ट, वो शर्ट कैसा है सर, वो शर्ट कैसा है सर, तो ब्लू तो है लेकिन ब्लू के साथ क्या आ गया सर, डार्क ब्लू आ गया। मतलब इसमें कितने वर्ड हो गए सर, एक वर्ड और दो वर्ड। और जब दो वर्ड हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं सर, ये कहलाते हैं फ्रेज। और ये फ्रेज क्या क्वालिफाई कर रहा है सर, एडजेक्टिव को। तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो आप इस तरह से इस चीज को देख सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, लाइक दिस शर्ट इज डार्क ब्लू।
तो कहने का यह मतलब हुआ कि जब एक वर्ड की बात करेगा, जब किसकी बात करेगा, एक वर्ड की बात करेगा, तो वो सिंपल वर्ड कहलाएगा। जब एक वर्ड से अधिक अधिक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करेगा, वो फ्रेज कहलाएगा। और एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा सर? तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा कि वो सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा और फंक्शन करेगा एन एडजेक्टिव की तरह। इसी तरह नाउन की भी मैंने बात किया, वो ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा सेंटेंस में और वो फंक्शन करेगा किसके तरह सर? फंक्शन करेगा नाउन की तरह। अब मैं इसके आगे बढ़ूं तो इसके आगे बात आती है सर वर्ब की। किसकी बात आती है सर? वर्ब की। तो वर्ब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्ब होता है जो, वर्ब होता है जो शो करे एक्शन को। किसको शो करे सर? जो शो करे एक्शन को। दूसरा, जो शो करे पोजीशन को। दूसरा, जो शो करे हैपनिंग को। तो वर्ब उसी को कहते हैं सर जो सेंटेंस में शो किसे करे सर? एक्शन को शो करे। किसे शो करे सर? पोजीशन को शो करे। और किसे शो करे सर? हैपनिंग को शो करे। जैसे डिफिनेशन को एक बार देखते हैं। डिफिनेशन क्या बोलता है? डिफिनेशन बोलता है अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच इंडिकेट्स सम एक्शन। मैंने जो बताया, इवन ओ स्टेट, इवन ओ स्टेट मतलब हैपनिंग। It tells or assert something about a person or thing। यहाँ पे एक वर्ड आ गया tells, assert। assert मतलब आपको पता होगा क्या होता है, ये होता है जोड़ देना। क्या करना? जोड़ देना। तो समझ में आ रही? जिसको हम लोग बोलते हैं emphasize करना। तो verb का ये भी काम है, verb का ये भी काम है। तो a verb is a word which indicates some action, event or a state। It tells or asserts समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। तो अब यहाँ पे सीखना है कि एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग मींस कैसे काम करता है। जैसे अगर मैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोलूं कि आई राइट्स अ पोइम, आई राइट्स अ पोइम मतलब क्या हुआ सर? आई राइट्स अ पोइम कहने का मतलब क्या हुआ? आई हो गया सर प्रोनाउन, राइट्स क्या है सर? राइट्स। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है सर? यहाँ पे ये शो कर रहा है एक्शन। क्या शो कर रहा है सर? एक्शन। और जो एक्शन को शो करता है वो कायदे से क्या कहलाता है सर? वो कायदे से कहलाता है वर्ब। तो वर्ब का काम क्या हुआ सर? वर्ब का काम हुआ एक्शन को शो करना। वर्ब का काम हुआ एक्शन को शो करना। अब उसके बाद देखते हैं सर, उसके बाद में पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन जो है, अगर मैं लिखूं कि आई हैव अ खा, आई हैव अ खा, तो आप बता सकते हो ये जो हैव की बात हो रही है, ये जो हैव की बात हो रही है, वो यहाँ पे क्या शो कर रहा है सर? तो ये यहाँ पे पोजीशन की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है कि मेरे पास जो है वो एक कार है, मेरे पास वो एक कार है। जब वो एक कार है, पोजीशन की बात किया तो एक कायदे से जो है वो क्या कहलाया सर? वो कायदे से वर्ब कहलाया, वो कायदे से वर्ब कहलाया। तो जो पोजीशन की बात करेगी वो वर्ब कहलाएगा, जो सेंटेंस में एक्शन को शो करेगा वो भी वर्ब कहलाएगा, और जो सेंटेंस में हैपनिंग को शो करेगा वो भी वर्ब कहलाएगा। तो उसका एग्जांपल भी, हैपनिंग का भी एग्जांपल देख लेते हैं। हैपनिंग का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं, आप बोल दोगे कि मिस्टर कुमार इज माई इंग्लिश टीचर। मिस्टर कुमार इज माई इंग्लिश टीचर। तो मिस्टर कुमार जो है वो क्या है सर? मिस्टर कुमार जो है वो हमारे इंग्लिश के टीचर हैं। तो यहाँ पे ये जो शो कर रहा है, ये होना का शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? होना, हैपनिंग को शो कर रहा है। और जो सेंटेंस में हैपनिंग को शो करता है वो कहलाता है वर्ब। वो क्या कहलाता है सर? वर्ब कहलाता है। तो वर्ब जो है वो सेंटेंस में तीन तरह से फंक्शन करता है। कितने तरह से फंक्शन करता है? तीन तरीके से फंक्शन करता है। पहला एक्शन, दूसरा पोजीशन और तीसरा हैपनिंग, तीसरा हैपनिंग। और इसी में अगर मैं वर्ब फ्रेज की बात करूं, अगर इसी में मैं किसकी बात करूं सर? वर्ब फ्रेज की बात करूं,
तो वर्ब फ्रेज क्या होता है सर? इसी में अगर मैं वर्ब फ्रेज की बात करूं तो आप बता सकते हो वर्ब फ्रेज क्या होता है सर? तो वर्ब फ्रेज होता है जो, अब इसमें भी क्या होगा सर, इसमें भी एक से अधिक वर्ब जुड़ा हुआ रहेगा, एक से अधिक वर्ब जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे मैं बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि ये जो है ये वर्ब की कैटेगरी हो गई। ये एक वर्ब हो गया, ये दूसरा वर्ब हो गया, और ये तीसरा वर्ब हो गया। तो कायदे से ये तीनों क्या है सर? वर्ब हैं। लेकिन ये एक वर्ब ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, मतलब इसमें एक से अधिक वर्ब लगे हुए हैं। तो जब एक से अधिक वर्ब लगे हुए होंगे तो ये क्या कहलाएंगे सर? ये कहलाएंगे फ्रेज। और ये फ्रेज किसके वजह से बना है सर? वर्ब के वजह से बना है। तो ये क्या कहलाएंगे सर? ये कहलाएंगे वर्ब फ्रेज, तो मैं आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच के साथ साथ फ्रेज के बारे में भी जानकारी दे रहा हूं। मैंने फ्रेज के बारे में पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था, वहां से भी आप देखोगे तो आपको कुछ नॉलेज होंगे और उस डिफिनेशन का भी पता चलेगा। तो ये क्या कहलाया सर? ये कहलाया वर्ब फ्रेज। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जब बात आती है तो आगे आती है एडवर्ब की कहानी। किसकी कहानी आती है सर? एडवर्ब की कहानी। और एडवर्ब क्या होता है सर? अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एडी का मतलब होता है जोड़। एडी का मतलब क्या होता है सर? जोड़। तो अब ये भी जोड़ने का काम करेगा, ये भी क्या करेगा सर? जोड़ने का काम करेगा। तो ये किसमें जोड़ने का काम करता है सर? ये जोड़ने का काम करता है एड डिटेल्स इन एडजेक्टिव वर्ब। एडवर्ब में खुद जोड़ता है प्रीपोजिशन। मतलब ये जो है एडवर्ब जो है वो जोड़ने का काम करता है किसमें? एडजेक्टिव में, वर्ब में, एडवर्ब में और प्रीपोजिशन में। तो एक बार डिफिनेशन को देख लेते हैं। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच एड समथिंग। क्या सर? एड समथिंग, एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और अनदर एडवर्ब। इसमें भी ये क्या करता है सर? जोड़ने का काम करता है। अब ये जो जोड़ने का काम करता है सेंटेंस में, जोड़ने का जो काम करता है सेंटेंस में, वो क्या है सर? वो है आपका, जैसे आप अगर एडवर्ब की बात करो तो एडवर्ब जो है इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आई एम गोइंग टू, I am going to Delhi। I am going to Delhi मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो यहाँ पे जो है दिल्ली जो है सर, दिल्ली जो है वो क्या है सर? दिल्ली, ये आप बता सकते हैं सर ये दिल्ली क्या है? ये दिल्ली क्या है सर? तो ये दिल्ली जो है वो एडवर्ब है। ये दिल्ली क्या है? एडवर्ब है। मतलब एडवर्ब कहने का मतलब हुआ कि जो वर्ब में ऐड डिटेल करे। जो किस में ऐड डिटेल करे सर? जो वर्ब में ऐड डिटेल करे वो एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब को पहचानने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, एडवर्ब को पहचानने के लिए हमें जो है सेंटेंस में जो आंसर दे हाउ का, जो आंसर किसका दे सर? हाउ का। जो आंसर किसका दे सर? वेन का। जो आंसर किसका दे सर? वेयर का। जो आंसर किसका दे सर? हाउ ऑफन का। जो आंसर किसका दे सर? वाई का। तो सेंटेंस में जो हाउ का आंसर देगा, जो वेन का आंसर देगा, जो वेयर का आंसर देगा, जो हाउ ऑफन का आंसर देगा और जो वाई का आंसर देगा, वो कायदे से क्या कहलाएगा सर? वो कायदे से सेंटेंस में वह वर्ड एडवर्ब कहलाएगा। वो कायदे से सेंटेंस में क्या कहलाएगा सर? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही केम इन द इवनिंग,
ही खेम इन द इवनिंग। तो आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ही खेम इन द इवनिंग, ये इन द इवनिंग जो है वो सेंटेंस में क्या आंसर दे रहा है? वह आया, वह आया। कब आया सर? मतलब ये आंसर दे रहा है वेन का, और जो वेन का आंसर देता है वो कहलाता है एडवर्ब। वो क्या कहलाता है सर? एडवर्ब। समझ में आ रही बात है? तो ये एडवर्ब होगा। ये क्या होगा सर? एडवर्ब। जो वेन का आंसर देगा, जो वेयर का आंसर देगा, जो क्या करेगा सर? जो वेयर का आंसर देगा वो भी आपका एडवर्ब कहलाएगा। वो भी आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम गोइंग टू पटना। अब मैं इधर एक सेंटेंस और लिख दूं, पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार। अब मैंने यहां लिख दिया, आई एम गोइंग टू पटना एंड पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार। तो अब हमको बता सकते हो कि ये पटना पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है और ये पटना पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। तो अब जब मैंने आपको बताया, तो अभी तो आप ऐसे ही देखोगे और बता दोगे कि अच्छा पटना है तो नाउन है सर, पटना है तो नाउन है। लेकिन अब इस तरह से आपको नहीं करना होगा। अगर आप इस तरह से करोगे तो आप एग्जाम में आप गलत करके चले आओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन बताया कि जो वेयर का आंसर देता है, जो वेन का आंसर देता है, जो हाउ का आंसर देता है, जो वाई का आंसर देता है, वो एडवर्ब कहलाता है। और जो हु का आंसर देता है, जो हुम का आंसर देता है, और जो व्हाट का आंसर देता है, वो नाउन कहलाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू पटना। आई एम गोइंग टू पटना कहने का मतलब क्या हुआ सर? ये गोइंग क्या है? वर्ब है। ये गोइंग क्या है? वर्ब है। तो वर्ब, मैं जा रहा हूं कहां, मैं जा रहा हूं कहां, ये किसका आंसर दे रहा है? वेयर का आंसर दे रहा है। तो जो वेयर का आंसर देता है वो क्या कहलाता है सर? वो एडवर्ब कहलाता है। पटना इज अ कैपिटल ऑफ बिहार। व्हाट इज अ कैपिटल ऑफ बिहार? तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर? नाउन का नाउन हो गया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपको यह देखना है, रटना कुछ भी नहीं है। आपको यह देखना है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में किस तरह से फंक्शन कर रहा है। इसीलिए ये जो सारे पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं वो फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है फंक्शनल ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। फंक्शनल ग्रामर हमें सिखाता है कि कौन सा वर्ड सेंटेंस में किस तरह से काम करता है। तो आप देख सकते हो कि पटना यहाँ पर, यही पटना यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है और यही पटना यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी में आपको पता है कि एडवर्ब फ्रेज क्या होगा सर। तो अब एडवर्ब फ्रेज आप इस तरह से बोल सकते हो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस एज एन एडवर्ब। अब एडवर्ब में क्या होगा सर? एडवर्ब में एक एडवर्ब के अलावा एक और वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा जो वेयर का आंसर देगा, जो हाउ का आंसर देगा। समझ में आ रही है बात है? जैसे अगर मैं एक सेंटेंस से आपको समझा देता हूं, जैसे इसे इरेज कर देते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूं कि यू आर स्पीकिंग टू फास्ट। यू आर स्पीकिंग टू फास्ट। अब यू क्या है सर? प्रोनाउन है। आर क्या है सर? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है सर? मेन वर्ब है। ये क्या है? टू फास्ट। वो बोल रहा है, तुम बोल रहे हो। कैसे सर? हाउ का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है सर? हाउ का। कायदे से ये क्या है सर? एडवर्ब है। कायदे से क्या है सर? एडवर्ब है। और एडवर्ब एक से अधिक वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये क्या कहला गया सर? ये कहला गया एडवर्ब फ्रेज। समझ में आ रही है बात है? तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज भी बच्चा वही होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब। उसी तरह से जब मैं बात करूं आगे, तो आगे आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन, प्री मतलब क्या होता है सर? पहले। प्री मतलब क्या होता है? पहले। तो यह जो है हमेशा किसके पहले आता है सर? ये आता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है।
तो डिफिनेशन क्या है सर? डिफिनेशन है अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज अ प्लेस बिफोर अ नाउन और pronoun टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर नाउन हो इन द सेंटेंस। मतलब इसे जो है आप कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन और pronoun के पहले आके एक रिलेशन बनाता है। एक क्या करता है? एक रिलेशन बनाता है सम अदर नाउन और pronoun के साथ, जो कि सेंटेंस में रहता है। अगर इसका छोटे तरीके से डिफिनेशन देखो तो इसे आप रिलेटिंग वर्ड भी कह सकते हैं। रिलेटिंग वर्ड मतलब ये रिलेशन बनाने का काम करता है। कौन सा? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन कुछ ऐसे होते हैं जैसे इन, विद, ऑन, ओवर, ये सब क्या है सर? ये सब प्रीपोजिशन है। बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। अंडर, ये सारे प्रीपोजिशन है। जैसे प्रीपोजिशन मतलब हुआ रिलेशन बनाना। क्या बनाना? रिलेशन बनाना। जैसे मैं बोलूं कि आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो। आप अपने कमरे में पढ़ रहे हो का मतलब क्या हुआ? आपके साथ और आपके कमरे के साथ एक रिलेशन बन गया। क्या बन गया? रिलेशन बन गया। जैसे मैं बात करूं इस पेन की, पेन मैं अपने पॉकेट में रख रहा हूं, तो पॉकेट के साथ और पेन के साथ एक रिलेशन बन गया। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा नाउन और pronoun के पहले आता है। हमेशा नाउन और pronoun के पहले आता है। कौन सर? प्रीपोजिशन। अब जब मैं प्रीपोजिशन की बात करता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि आई केम फ्रॉम दिल्ली। आई केम फ्रॉम दिल्ली। मैं आया। कहां से आया सर? तो दिल्ली से आया। तो ये क्या है सर? ये प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। और ये क्या है सर? ये नाउन है। तो प्रीपोजिशन कहने का यह मतलब हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि प्रीपोजिशन जो है वो अपने साथ हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही लेता है। प्रीपोजिशन जो है वो अपने साथ नाउन और प्रोनाउन ही लेता है। समझ में आ रही बातें? वो हमेशा नाउन और क्या लेगा? प्रोनाउन लेगा। और प्रीपोजिशन जब अपने साथ नाउन और प्रोनाउन लेता है तो वो अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है? अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है सर? तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और यही प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन और प्रोनाउन को जोड़कर, यही प्रीपोजिशन अपने साथ नाउन और प्रोनाउन को जोड़कर प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। क्या बनाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाता है। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा कि आई came from पटना। आई केम फ्रॉम पटना। तो आप देख सकते हो आई जो है वो प्रोनाउन है, केम जो है वो वर्ब है, और फ्रॉम पटना, ये पटना भी क्या है सर? नाउन है। और ये प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन है। अब कायदे से अगर मैं इसको देखूं तो ये केम फ्रॉम पटना मतलब ये प्रीपोजिशन हो गया और नाउन हो गया। और जब ये प्रीपोजिशन, जब ये नाउन हुआ तो ये अपने आप में ऑब्जेक्ट बन गया। ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया सर? ये किसका ऑब्जेक्ट हो गया सर? ये ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का। और प्रीपोजिशन का जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो ये एक से अधिक है। ये क्या है? एक से अधिक है। जब एक से अधिक है तो ये क्या बन गया सर? फ्रेज। और फ्रेज किसके कारण बना? प्रीपोजिशन के कारण। तो ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या बन गया? ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आई केम फ्रॉम पटना, ये बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ काम किस तरह कर रहा है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज काम किस तरह से कर रहा है? तो ये काम किस तरह से कर रहा है सर? तो आई केम फ्रॉम पटना, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो किसका आंसर दे रहा है? ये आंसर दे रहा है वेयर का। किसका आंसर दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों? वेयर का। और जो वेयर का आंसर देता है वो क्या कहलाता है?
एडवर्ब कहलाता है। और एक से अधिक वर्ड है तो वो क्या कहला गया सर, ये कहला गया फ्रेज। तो कहने का यह मतलब हुआ कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी काम करता है और एडवर्ब फ्रेज की तरह भी काम करता है। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो। आई केम फ्रॉम पटना की मैं बात किया, तो आई केम फ्रॉम पटना, तो पटना नाउन, ये प्रीपोजिशन, आई प्रीपोजिशन के वजह से ये बना प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद नाउन और प्रोनाउन लेता है, और जो नाउन और प्रोनाउन लेता है वो हमेशा प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट बनता है। और ये जब ऑब्जेक्ट बन गया तो ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो वेयर का आंसर दे रहा है वो क्या होता है सर, एडवर्ब फ्रेज। तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर, कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है वो दो तरीके से काम करता है। कैसे कैसे काम करता है सर, तो वो काम करता है एडवर्ब फ्रेज की तरह भी और एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वो दो तरीके से सेंटेंस में काम करता है, एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी और एडवर्ब फ्रेज की तरह भी और एडजेक्टिव फ्रेज की तरह भी ये काम करता है। तो ये बातें मैंने की प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो रिलेटिंग वर्ड होता है। क्या होता है सर, रिलेटिंग वर्ड होता है। और हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आके एक रिलेशन बनाता है। किसके साथ रिलेशन बनाता है, सेंटेंस में जो दूसरा नाउन और प्रोनाउन है उसके साथ वो रिलेशन बनाता है। अब मैं बात करूं तो बात में किया कंजंक्शन की। तो सर कंजंक्शन क्या होता है सर, ये जंक्शन, जंक्शन मतलब आपको पता ही है कि जंक्शन मतलब होता है जोड़ना, जो जोड़ता है। तो कंजंक्शन का भी वही काम है, कंजंक्शन का भी मेरे प्यारे बच्चों वही काम है। इसका काम है क्या, ये एक तरह से होता है कनेक्टिंग वर्ड, इसे कह देते हैं, या इसे आप कह देते हो ज्वाइनिंग वर्ड। इसे हम क्या बोलते हैं सर, इसे हम कनेक्टिंग वर्ड बोल देते हैं या फिर ज्वाइनिंग वर्ड बोल देते हैं। जो क्या करता है सर, जो ये करता है, a conjunction is a connective, it joins two or more words groups of a sentence। तो कंजंक्शन जो होता है वो एक वर्ड और दूसरे वर्ड को भी जोड़ता है। कंजंक्शन जो होता है वो एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को भी जोड़ता है। कंजंक्शन जो है वो एक फ्रेज और दूसरे फ्रेज को भी क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ता है। कंजंक्शन का काम ही है क्या करना सर, जोड़ना। जैसे आप जोड़ के दिखाओ, जैसे मैं बोलूं कि राम एंड मोनिका आ प्लेइंग, राम एंड मोनिका आ प्लेइंग। तो आप बता सकते हो कि राम एंड मोनिका को जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी सर, हमें कंजंक्शन की आवश्यकता पड़ी। और ये एंड क्या है सर, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एंड जो है वो है कंजंक्शन। वो क्या है, कंजंक्शन। तो ये होता है सर कंजंक्शन जो जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है, जोड़ने का। और इसी में जब मैं कंजंक्शन में जब मैं कंजंक्शनल फ्रेज की बात करूं, जब मैं किसकी बात करूं सर, कंजंक्शनल फ्रेज की। तो कंजंक्शनल फ्रेज क्या होता है सर, आपको अभी मैंने बताया, मैंने आपको अभी बताया कंजंक्शनल फ्रेज। अब कंजंक्शनल फ्रेज क्या होगा सर, तो कंजंक्शनल फ्रेज होगा आपको बता चुका हूं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a sentence, a group of words in a sentence that functions as a like a function like a conjunction, a group of words in a sentence that functions like a conjunction। अब जैसे सर कंजंक्शन क्या होगा सर, एक से अधिक वर्ड होगा। क्या होगा, एक से अधिक वर्ड। जैसे एज,
सून एज सून एज। अब एज सून एज क्या है सर? कंजंक्शनल फ्रेज हो गया। क्यों सर? किसमें एक से अधिक वर्ड है, एक से क्या है? अधिक वर्ड है, तो ये कंजंक्शन की तरह काम करता है। तो कंजंक्शन फ्रेज भी वही हो गया, एक से अधिक वर्ड हो गया तो ये कंजंक्शनल फ्रेज हो गया। अब मैं आगे की बात करूं तो आगे आता है सर इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है सर? तो इंटरजेक्शन आपको पता है क्या होता है? इंटरजेक्शन अ वर्ड और फ्रेज स्पोकन सडनली टू एक्सप्रेस एंड इमोशंस। सडनली एक्सप्रेस होता है मतलब कि हम एक ऐसा वर्ड जो पहले से सोचे हुए नहीं रहते हैं और एकदम से वो मेरे माइंड में आ जाता है, इससे आप कह सकते हो सडन एक्सप्रेस फीलिंग। क्या कह सकते हैं सर? सडन एक्सप्रेस फीलिंग्स। सडन एक्सप्रेस फीलिंग्स जो है, सडन एक्सप्रेस फीलिंग आता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो और अभी एकदम से फैन गिर जाए, जब फैन गिर जाए तो बोले ओ माय गॉड ये क्या हुआ। मतलब हम सोचे हुए कुछ भी नहीं रहते हैं और एकदम से तुरंत से वो चीज क्या होता है हमारे माइंड में आ जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ओ वाओ, हुर्रे, अल्लाह, ये सारे क्या है सर? ये सारे कंजंक्शन है। ये सारे क्या है? कंजंक्शन है। समझ में आ रही बात है? मतलब कंजंक्शन जो होता है वो सडन एक्सप्रेस फीलिंग होता है। क्या होता है? सडन, सडनली वो चीज हमारे माइंड में आ जाता है। और इसी में जब मैं इस कंजंक्शन की बात करता हूं, जब इस कंजंक्शन की बात करता हूं तो इसी में आता है कंजंक्शनल फ्रेज। अब कंजंक्शनल फ्रेज क्या होता है सर? आपको पता ही है क्या होता है सर? तो कंजंक्शनल फ्रेज होगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of word in a sentence that functions like a interjection। जैसे मैं बोलूं oh my god you are here, you are here। तो oh my god ये क्या है सर? ये एक से अधिक वर्ड है। ये क्या है सर? एक से अधिक वर्ड है, 1 2 3। जब ये एक से अधिक वर्ड हो गया तो ये सबसे पहले बात तो ये क्या है सर? ये है इंटरजेक्शन। ये है इंटरजेक्शन और एक से अधिक वर्ड होने के कारण ये बन गया इंटरजेक्शनल फ्रेज। ये क्या बन गया सर? इंटरजेक्शनल फ्रेज। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में जाने और समझें कि हम लोग सेंटेंस में अगर इस तरह के वर्ड हों, इस तरह के सारे चीजें हों तो उसे हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ काफी आसान तरीके से समझ आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज तक के लिए हम लोग यहीं तक क्लास को रखेंगे और इसके आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को अच्छे से आप लोग देख लेंगे और मुझे आशा है कि सब चीज़ें काफ़ी आसानी से समझा चुका हूं मैं। तो अगर नहीं भी कुछ समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों थैंक यू एंड जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये सारा को चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।